नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव का प्रचार कल खत्म हो रहा है। हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार और बंगाल में 4 रैलियां करने वाले हैं। पहले दौर के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज ने फाइनल ओपिनियन पोल किया है। हम लगातार आपको इसके आंकड़े दिखा रहे हैं। अभी तक 543 में से 286 सीटों का जो आंकड़ा है ओपिनियन पोल का, वो आपके सामने आ चुका है। इसमें एनडीए को 174 और इंडिया अलायंस को फिलहाल 112 सीटें मिलने का अनुमान, कुल 286 सीटों का ये आंकड़ा ओपिनियन पोल का जो मैं आपको बता रही हूं। 543 में से 286 सीटों की तस्वीर अभी तक आपके सामने आ गई है और इस चुनावी तस्वीर में एनडीए 174, इंडिया गठबंधन 112 सीट हासिल करने का अनुमान नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे देखकर लगता है बीजेपी एक बार फिर पिछली परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है या फिर उसे और बेहतर कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां मिशन 400 पार चुनौती आ सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंदी बेल्ट वाले 1-2 राज्य ऐसे भी हैं जहां महज कुछ वोटों के अंतर से हार और जीत का सीन बदल सकता है। यानी अगर रातों रात चुनाव बदला तो फिर वोट का पैटर्न बदल सकता है, हार और जीत का फैसला बदल सकता है। मतलब चुनाव की पिक्चर तब्दील हो सकती है। तो 2024 का फाइनल ओपिनियन पोल सिलसिला रविवार से जारी है। एबीपी न्यूज पर 4 जून नतीजों का दिन और उससे पहले सटीक अनुमान नतीजों का हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक कुल 543 लोकसभा सीटों में से 286 सीटें, जिसका आंकड़ा हम आपको दिखा चुके हैं और उसी का ये जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर टैली देख रहे हैं वो आपको तस्वीर दिखा रही हैं। 286 में से एनडीए के खाते में 174 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन 112, अन्य के खाते में एक भी सीट फिलहाल जाती हुई नजर नहीं आ रही है। मतलब जो सियासी मूड 24 लोकसभा चुनाव का वो अभी तक आर पार वाला नजर आ रहा है। इंडिया बनाम एनडीए वाला नजर आ रहा है और इसमें एनडीए बढ़त के साथ काफी आगे। अब बात बिहार के ओपिनियन पोल की मैं करने जा रही हूं। एबीपी न्यूज सी वोटर के लिए ओपिनियन पोल बिहार की 40 लोकसभा सीटों का और इसमें जो तस्वीर उभरी है जल्दी से आपको जानकारी देते हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल बिहार 40 लोकसभा सीटें, 40 लोकसभा सीटों में एनडीए 33, इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी तस्वीर उभर रही है। 6 सीटों पर हालांकि 3% का वोट मार्जिन है। मतलब 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर महज 3% वोट अगर शिफ्ट होता है तो फिर तस्वीर बदल सकती है। और इतना ही नहीं, 5 सीटें ऐसी जहां वोट मार्जिन जो है फिलहाल 1% का नजर आ रहा है। मतलब अगर सिर्फ 1% वोट शिफ्ट हो जाता है एक पाले से दूसरे पाले में तो पूरी तस्वीर बदल जाएगी, हार जीत वाली तस्वीर चेंज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इन सीटों का आंकड़ा बैठता है 11 और ये 11 सीटें किसका खेल बनाएंगी, किसका खेल बिगाड़ेंगी, इसका सटीक अंदाजा तो 4 जून को नतीजों के बाद ही लग पाएगा। फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए 33 और इंडिया 7, लेकिन कुल 11 सीटें ऐसी जो अगर इधर से उधर जाती हैं तो फिर तस्वीर बदल जाएगी, तस्वीर पलट जाएगी। बिहार में आपको बताएं इस बार बीजेपी और N24 चुनाव से पहले बीजेपी के साथ एक बार फिर जेडीयू मतलब नीतीश कुमार साथ आ गए। चिराग पासवान की एलजेपी बीजेपी के साथ है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी की हम पार्टी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, सब जो है वो इस वक्त एनडीए का हिस्सा हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट के दल है। तो कुल मिलाकर ये आर पार की लड़ाई जो इस वक्त बिहार में नजर आ रही है। और ऐसे में बिहार की 40 लोकसभा सीटें 2019 की अगर बात की जाए तो इन 40 में से 39 लोकसभा सीटें, 39 जो सीट्स हैं लोकसभा की 2019 में वो एनडीए ने जीती थी। सिर्फ एक बिहार की किशनगंज वाली सीट जो इंडिया गठबंधन या उस समय जो महागठबंधन था उसके खाते में, कांग्रेस के खाते में गई थी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक तो मैं परिचय कराती हूँ, स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं आप देख सकते हैं, विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पटना से हमारे साथ
हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। निधि श्री हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं हमारे साथ आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी जी भी इस वक्त मौजूद हैं। शशांक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आपको सबसे पहले निधि के पास लेकर चलते हैं। निधि, मतलब मामला बेहद करीबी भी हो सकता है, पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल का सर्वे ये बता रहा है कि साहब 3 से लेकर 1% तक अगर वोट बदलता है तो फिर बिहार का जो सियासी खेला है वो पूरी तरीके से पलट सकता है। निधि, बिल्कुल, देखिए ओपिनियन पोल से ये साफ है कि इतना आसान है नहीं चुनाव जितना नजर आ रहा है सामने। और जाहिर सी बात है कि कुछ अगर थोड़ा सा भी वोट प्रतिशत जो है वो बदलता है तो इससे आंकड़े कहीं से कहीं हो जाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार में 33 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई ओपिनियन पोल के हिसाब से दिख रही है, 7 सीटें विपक्ष को। क्या लग रहा है आपके हिसाब से? आप तो वोटर नहीं हैं। यहीं के वोटर है और जो समीकरण है वो बराबर आएगा। हम लोग अगर 7 सीट 8 सीट भी आता है तो हम लोग विन विन पोजीशन में रहेंगे बिहार में। अगर हमारी आ रही तो हम लोग उस हिसाब से विन विन पोजीशन में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारा 8 सीट है वो हमारा एसओबी शेयर ऑफ जो परसेंटेज है वो बढ़ जाए। आपको क्या लगता है? हाँ, हमको भी लग रहा है कि इतना आना चाहिए और आएगा तो ठीक ठाक रहेगा। क्या कितना आएगा तो ठीक ठाक? 50-50 भी आएगा तो। विपक्ष को कितनी सीटें आप दे रहे हैं? इंडिया गठबंधन को मान के चलिए कि कम से कम तो आना चाहिए 10-12 के आसपास। 10 से 12। आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है मैम 15 या 16 सीट आएगा। ठीक है, और ये आपका सर्वे हुआ मैम जी, लेकिन हमें लग रहा है जो विपक्ष है एनडीए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये जमीन की आवाजें हैं जो सामने निकल कर आ रही है। और आपको बता दें 4 ऐसी सीटें हैं बिहार की जहां पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाला जाएगा और इन्हीं में से एक गया की सीट है जहां से इस बार एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी को उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा गया है। पिछली बार यह सीट जेडीयू के खाते में गई थी और जेडीयू ने इस सीट पर जीत भी दर्ज की थी, लेकिन इस बार एनडीए में यह सीट दी गई है जीतन राम मांझी को और वहीं पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने के लिए। हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। जरा जानते हैं शशांक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा के लिए किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है। आपके आसपास जो लोग हैं जरा उनसे बात भी कीजिए। शशांक, बिल्कुल, पीएम मोदी यहाँ पे एनडीए प्रत्याशी जीतन मांझी के लिए प्रचार करेंगे। 19 अप्रैल को वोटिंग है, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। भारी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के समर्थक पहुंचे हैं। पीएम मोदी आ रहे हैं, उनको सुनने आप लोग आए हैं। कितना उत्साहित है? बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत पहले से बहुत ज़्यादा उत्साहित है, इसलिए मोदी जी हमारे शहर में आ रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात होगी? इस बार अब की बात 400 पार। क्या गया सीट पर मांझी की जीत होगी? क्या लग रहा है? मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से है। 102% जीतन राम मांझी जीत रहे हैं। आप बोलिए। एकदम जीत है जीतन राम मांझी जी को। और लोग बोलते हैं कुमार सर्वजीत बहुत अनेक भाषाओं के ज्ञानी है, तो गया की धरती पे 3 भाषा ही ना चले जाए तो हिंदी चाहे मगी या कुछ भी। लोगों कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? पीएम आने वाले हैं, निशाने पे इंडिया गठबंधन रहेगा। इस बार पूरा हर वर्ग का आदमी जीतन राम मांझी के साथ है। इस बार पूरे मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार, अब की बार पूरे 400 का पार। यहाँ पे आरजेडी के प्रत्याशी हैं कुमार सर्वजीत, गया के वो भी बड़े नेता हैं, उनको आप लोग चुनौती नहीं मानते हैं? जी नहीं मानते हैं हम लोग। मोदी जी की इनका मांझी जी के टक्कर में अभी तक कोई नहीं। जी देखिए पब्लिक बहुत एक्साइटेड है। नहीं शशांक, लेकिन जरा लोगों से ये भी पूछिए ना कि भाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से परिवारवाद को लेकर वार किया जाता है, अब यहाँ पर गया में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो परिवारवाद वाला मामला जो है वो यहाँ से हथियार के तौर पर आरजेडी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर क्योंकि खुद चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर उनके बेटे हो वो भी तो राजनीति में है ना, इस वजह से परिवारवाद से बचा जाएगा यहाँ गया की इस रैली में? शशांक जल्दी से पूछिए। बिल्कुल, पीएम मोदी आ रहे हैं, परिवारवाद पे पीएम आरजेडी को घेरते हैं, लालू परिवार को घेरते हैं, लेकिन मांझी उनके बेटे भी तो राजनीति में है, मांझी भी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो मांझी जी चुनाव तो लड़ रहे हैं, वो सही है, लेकिन ये परिवारवाद नहीं है। ये परिवारवाद नहीं है। अच्छा, ये तो खुद है, उनको पता है कि क्या है, नहीं उनको तो सब स्वयं पता है। लेकिन इस बार हमारे जो है बिहार से जितने भी प्रत्याशी इंडिया प्रत्याशी है, भाजपा की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है पीएम मोदी यहाँ परिवारवाद का मुद्दा उठाएंगे? देखिए परिवारवाद का मुद्दा यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर प्रत्याशी खड़े हैं वो अपना फील्ड वर्क करके आए हैं
मांझी जी के बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, संतोष सुमन मंच पर साथ बैठे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये परिवारवाद नहीं है क्या? परिवारवाद इसको आप नहीं कह सकते, इसके लिए नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने अपना ग्राउंड वर्क, अपना फील्ड वर्क करके उन्होंने अपना यहाँ पे जगह बनाया है। अगर बाप के सामने बेटा तरक्की करता है तो इसे परिवारवाद नहीं कहते, इसे संपूर्ण तरक्की कहते हैं, मेहनत कहते हैं, परिश्रम कहते हैं। इसको परिवारवाद नहीं कहते, क्या कहना है? नहीं सर, नहीं सर, इसको परिवारवाद नहीं कहते। तो लोगों का कहना है कि इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं, लेकिन आपको बता दें बिहार में एनडीए हो चाहे महागठबंधन, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है उसमें साफ तौर से परिवारवाद का बोलबाला नजर आ रहा है। जी रुक कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान आरजेडी की तरफ से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी इस वक्त मौजूद है, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय जी, आप सुन रहे हैं ग्राउंड पर किस तरीके का उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया में होने वाली इस रैली को लेकर, और साथ ही साथ पूरी तरीके से आश्वस्त वहां पर तो लोग नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर बिहार में मोदी का जादू चलेगा और 2019 में जैसे हुआ था ना 40 में से 39, करीब करीब वही रिपीट होने वाला है। मृत्युंजय जी देखिए रोमाना जी, इस बार जादू चलेगा जनता का, और लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर पहुंचा देती है। आपने कहा कि उत्साह है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2-2 सभा करके गए बिहार से, लेकिन ना कोई उत्साह था, ना जोश था, ना उमंग था, कुर्सियां खाली रह गई। नेता प्रतिपक्ष से तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब दीजिए, अपने 10 वर्षों की उपलब्धि बताइए। अपनी नाकामी छुपाने के लिए वही घिसा पीटा पुराना कैसेट विपक्ष को गाली देकर चले जा रहे हैं। अरे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज, बिहार को विशेष ध्यान देंगे, ये कब बताएंगे प्रधानमंत्री जी? परिवारवाद पर प्रहार गया में करेंगे कि नहीं? नवादा में तो जमुई में नहीं किया, ये सबको पता था। अब जिस भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो भ्रष्टाचार के 33 घोटाले गिनाए थे नीतीश कुमार जी के शासनकाल का, और नीतीश जी की पार्टी को, जेडीयू को कहा था जनता का दमन उत्पीड़न। अब क्या कहेंगे? वो धनंजय जी बताएंगे ना क्या कहेंगे? बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। अब क्या कहेंगे बिहार में, जमुई और नवादा में जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर चुप्पी थी, अब उसी तरीके से गया में भी परिवारवाद पर तो कुछ नहीं बोला जाएगा, है ना धनंजय जी? रोमाना जी देखिए, बिहार मंथन व चिंतन की भूमि रही है। अमृत मंथन की मथनी के रूप में खड़ा मद्राचल पर्वत आज भी उसका साक्षी है। बिहार की जनता के मन को अगर आप मथेंगे तो उसमें से एक ही आवाज निकलेगी, मोदी। मोदी का मतलब है मिशन ऑफ डेवलप्ड इंडिया, जो विकास के नए भारत की कुलांचे भर रहा है, उसके साथ बिहार खड़ा है। क्योंकि बिहार ने कभी राजतंत्र की प्रकाष्ठा भी देखी है और लोकतंत्र का भी शुरुआत भी बिहार ने की है। तो बिहार के मन में मोदी की मूरत समाई हुई है, और 40 में 39 जो रह गया था, एक सीट पर जो लड़ाई है, इस बार 40 में 40 और अब की बार 400 पार करके बिहार में जब इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, इंदिरा के तानाशाही के ताने बाने को तोड़ा था, जंगल राज को जिस बिहार ने नकार दिया है, आज बिहार मंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, मोदी के सपनों के साथ खड़ा हो रहा है। नेशन के नैया के खवैया नरेंद्र मोदी नेशन को जिस ऊंचाई पर लेकर के जा रहे हैं, और हम विकास की राजनीति करते हैं, हम तुष्टीकरण की नहीं, परिवारवाद की नहीं, संतुष्टीकरण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए शब्दों को साकार रूप में हमारी सरकारें चला रही हैं। क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस विकास की दौड़ में कोई पीछे न छूटे, इसका प्रयास है, और इसी के लिए बिहार की जनता पूरे मनोयोग से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। ठीक है, जवाब मिला मृत्युंजय जी। मतलब वो कह रहे हैं मंगल राज, और मंगल राज जब वो कह रहे हैं तो उसकी वो तुलना कर रहे हैं उस जंगल राज से, जिसके लिए कौन बदनाम है मुझसे बेहतर तो आप ही जानेंगे मृत्युंजय जी। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? अच्छा, मृत्युंजय जी को आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आ गई आवाज तो जवाब दीजिए। देखिए हमसे पूछ रहे हैं जी। हेलो, देखिए ये जो बीजेपी के लोग कुछ भी कह लें, ऐसा मंगल राज नहीं चाहिए जिसमें जनता का मंगल हो ही नहीं रहा है। ये तो बीजेपी का मंगल ही मंगल है। अब तो जनता ने ठान लिया है कि इस बार बीजेपी के साथ अमंगल होगा, और बीजेपी के 400 पार का नारा 100 पार भी नहीं पूरा होगा। ये आपको हम दावे के साथ कह रहे हैं, आप इसको लॉक कर लीजिए।
क्यों दे आखिर जनता वोट? इतने जुमलेबाजी की बौछार हुई, गरीब मजदूर नौजवान किसान सब परेशान है। आज पूछ रहा है जब जनता पूछ रही है कि 15 लाख खाते में क्यों नहीं आए, स्विस बैंक से आने वाले थे पैसे। आज जनता पूछ रही है कि 20 करोड़ नौकरी कहाँ है। जनता पूछ रही है नमामि गंगे का क्या हुआ, सांसद गांव गोद लेंगे क्या हुआ, स्मार्ट सिटी क्या हुआ, बुलेट ट्रेन क्या हुआ, इस पर कुछ नहीं बोल रहे। अब जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में चले गए वो सदाचारी हो गए, जो नहीं गए वो कह रहे भ्रष्टाचारी। 25 लोग गए, 23 लोग के साथ क्या हुआ? आप ये जो सब सवाल उठा रहे हैं, आप ये जो सब सवाल उठा रहे हैं, ये सब सवाल अपनी जगह, लेकिन आपके ये सवाल इसलिए खोखले सुनाई पड़ने लगते हैं क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि साहब इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि अब की बार बीजेपी 400 पार नहीं कर पाएगी, लेकिन अपना तो कोई ये नंबर दे नहीं पाते हैं, अपनी तरफ से तो ये बता नहीं पाते हैं कि ये खुद क्या आंकलन कर रहे हैं अपना, ये कहां तक पहुंच पाएंगे। मैं आगे बढ़ूंगी सर, जरा सा हम थोड़े आंकड़े दर्शकों को दिखा देते हैं। ओपिनियन पोल का आंकड़ा हमने आपको कल दिखाया था बिहार का, 40 कुल सीटें हैं जिसमें से 33 एनडीए के खाते में जा सकती हैं और 7 जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। ये तो वो 40 का जो ब्रेकअप है ना, किस तरीके से 33 ये जो भगवा रंग में रंगी हुई सीटें नजर आ रही हैं एनडीए के खाते में जाती हुई, और ये जो हरे रंग में रंगी हुई सीटें जा रही हैं ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। लेकिन अब ये तस्वीर कैसे किसी भी तरफ पलट सकती है, बदल सकती है, ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि यहां पर सारा दारोमदार आ जाता है इन सीटों पर। ये कुल संख्या 11 है, लेकिन पहले 6 सीटें मैं आपको दिखा रही हूं जहां पर 3% का, जी सिर्फ 3% का अगर स्विंग हो जाता है तो अभी जो सीट, मान लीजिए सासाराम की सीट है, ये सीट अभी भगवा रंग में रंगी हुई आपको नजर आ रही है, मतलब अभी ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगर 3% का स्विंग होता है तो ये सासाराम की सीट एनडीए के खाते से निकलकर पहुंच जाएगी इंडिया गठबंधन के खाते में, मतलब खेल पलट जाएगा, खेल बदल जाएगा। और बिल्कुल इसी अंदाज में 5 सीटें ऐसी हैं जहां महज 1% अगर वोट शेयर इधर से उधर होता है तो खेल पलट सकता है। अब मान लीजिए पाटलिपुत्र की सीट है, यहां पर आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती वो उम्मीदवार हैं। अभी सर्वे में यह कहा जा रहा है कि जो 7 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं, जिसमें पाटलिपुत्र भी है, हरे रंग की है, मतलब अभी ये इंडिया गठबंधन को जा रही है। लेकिन अगर 1% वोट स्विंग होता है तो फिर यहां पर बीजेपी या एनडीए जीत सकता है। तो कुल मिलाकर यह है तस्वीर। इस तरीके से ये जो सिर्फ 3% वोट से आगे सीटें जो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं वो आरा, गया, कटिहार, नवादा, सासाराम, और उधर दूसरी तरफ अररिया है, इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई फिलहाल ये सीट नजर आ रही है, लेकिन खेल कभी भी पलट सकता है। और इसी तरीके से अगर ये 3% वोट इंडिया गठबंधन में शिफ्ट हो गया तो फिर क्या होगा? ये आरा, गया, कटिहार, नवादा, सासाराम सब एनडीए से निकल जाएंगी और जुड़ जाएंगी इंडिया गठबंधन में। मतलब इंडिया गठबंधन में 1, 2, 3, 4, 5 सीटें और ऐड हो जाएंगी। अभी जो 7 पर है आंकड़ा, उसमें 5 और जोड़ दीजिए आप तो ये 12 पर पहुंच जाएगा आंकड़ा। ये देखिए 5 जुड़ गई तो ये 12 पर पहुंच गया, 7 से 12, और उनका एनडीए का घटकर 33 से 5 घटकर 28 पर आ गया। तो देखिए किस तरीके से ये तस्वीर बदल गई। अभी तो सिर्फ 5 सीटों की मैंने बात की है, अब इसी तरीके से आगे बढ़ती हूं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से 3% वोट जो शिफ्ट हुआ था। अभी तो हमने दिखाया कि अगर ये एनडीए से सीटें इंडिया गठबंधन में आती हैं, लेकिन अगर उल्टा होता है, इंडिया गठबंधन वाली ये जो अररिया वाली सीट थी, अगर ये एनडीए में जुड़ जाती है, वो देखिए नीचे आ गई है। अगर 3% वोट इस तरफ शिफ्ट होता है और ये अररिया की सीट आ गई एनडीए में, तो फिर क्या होगा? 33 से 34 एनडीए का आंकड़ा पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 3% वोट की लड़ाई जहां जहां देखने के लिए मिल रही है, वो कौन कौन सी सीट है? आरा की सीट है, एक बार फिर से बीजेपी ने आरके सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जो गया वाली सीट है, जीतन राम मांझी जहां से उम्मीदवार हैं एनडीए के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं इस सीट पर प्रचार करने के लिए। और कौन कौन सी सीट है आपके सामने? कटिहार की सीट में आपको दिखा रही हूँ, लालचंद्र गोस्वामी जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और यहां से तारिक अनवर, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया इनको। इसी तरीके से नवादा की सीट, सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर, बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। श्रवण कुशवाहा आरजेडी की तरफ से यहां पर चुनाव मैदान में है। सासाराम, बीजेपी ने अपना सिटिंग एमपी बदला है, छेदी पासवान की जगह शिवेश राम को इस बार यहां पर चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस का गढ़ यह इलाका रहा है किसी जमाने में, लेकिन अभी तक कांग्रेस यहां पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। इसी तरीके से अररिया,
प्रदीप सिंह सिटिंग एमपी हैं फिलहाल, और शाहनवाज आलम जो है वो आरजेडी की तरफ से यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं, तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, लेकिन अभी फिलहाल अपने भाई की नाराजगी की वजह से इनका मामला भी फंस सकता है। देखिए, बिहार में ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को बढ़त नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन बहुत पीछे नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, सारण से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है, नाम है रोहिणी आचार्य, वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने बीमार पिता को अपनी किडनी भी दी थी। उन्हीं रोहिणी आचार्य से एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह ने की है खास बातचीत। एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जी हैं, जो खुद सारण से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। मुझे मालूम है बहुत बिजी स्केड्यूल है और ऐसे में ऐसी जगह रुक पाना भी बड़ा मुश्किल होता होगा। रोहिणी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सिंगापुर से यहाँ वापस आना, पेशे से आप डॉक्टर, ये फैसला कैसे किया? नहीं, ये फैसला मेरा नहीं है, ये मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं, जो सारे नेतागण हैं, जनता ने बुलाया है, तो ये बेटी दौड़ी चली आई है। अब मेरा मकसद है कि जनता की सेवा करना है, जैसे मैंने अपने पिता की सेवा की, माता पिता की सेवा की, वैसा ही वही सेवा भाव लेकर के मुझे जनता की सेवा करनी है। उनको बेसिक नीड्स अभी तक उसके लिए वो लोग वे तरस रहे हैं, तो मुझे वो बेसिक नीड्स जो होता है, सड़क हो गया, रोज़गार हो गया, बिजली, पानी, आपका हॉस्पिटल में अच्छा इलाज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये सब उनको मुहैया कराना है मुझे। सबसे प्रभावी मुद्दा बिहार में इस बार क्या लगता है? आपकी कंस्टिट्यूएंसी में भी मैं देख रहा था महिलाओं के भी मुद्दे आप उठा रहे हो, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दे आपको क्या लगता है जिस पर बिहार की जनता इस बार वोट डालेगी और आपको ये भरोसा है कि आपके पक्ष में वोट डालें? मेरे जितना मैं अभी मिली हूँ सबसे, सभी कोई का बस यही मानना है कि बच्चे पढ़ लिख करके घर में बैठे, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो रोज़गार और महिला लोग के लिए कुछ यहाँ पे नहीं हो पा रहा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए मुझे उनके लिए रोज़गार मुहैया कराना, उनको स्मार्ट बनाना है। जब महिलाएं स्मार्ट बनेगी तभी गांव स्मार्ट बनेगा, गांव स्मार्ट बनेगा तभी बिहार स्मार्ट बनेगा और सुंदर भारत बनेगा। ये जो आप रोजगार का मुद्दा बता रही हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, आपके भाई, रोजगार को लेकर के उन्होंने काफ़ी कुछ किया था, और जब नीतीश जी आपसे अलग हुए तो उन्होंने ये कहा भी था कि भाई मैं इसको लेकर के आगे बढ़ रहा था, इसमें विघ्न पड़ गया। आपको लगता है कि ये एक ऐसा कोर इशू है जिस पर वाकई आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे बनिस्पत ऐसे समय पर जब भारतीय जनता पार्टी राम मुद्दा या दूसरे राम मंदिर के मुद्दे वगैरह सामने लेकर के आ रही है? देखिए, ना ही सिर्फ बिहार में, पूरे भारत में बस दो ही मेन मुद्दा जो है सब कोई, महंगाई, बढ़ती महंगाई और रोजगार है। तो उसके लिए ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, मेरे भाई ने, तेजस्वी यादव ने, युवा जो रोजगार क्रांति उसने लाया, 17 महीने में उसने 5 लाख नौकरियां बांटी, नियुक्ति पद, सरकारी नौकरियां।